हेलो दोस्तों, आप सभी का पोस्टल गुरु चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप आईईसी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आईईसी कोड क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। आईईसी कोड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों, आईईसी कोड प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। आईईसी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स के द्वारा दिया जाता है, और ये जो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, आयात निर्यात कोड है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है किसी भी प्रकार के कमर्शियल एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बिना कमर्शियल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और ये 10 अंकों का होता है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आपको यदि आपके एड्रेस में कोई चेंज होता है तो आप डीजीएफटी की वेबसाइट से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप इसे सेंडर भी कर सकते हैं, और इसे प्राप्त करना बहुत आसान है। आप डीजीएफटी की वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और निर्यात के लिए आपको एक्सपोर्ट के लिए यदि यदि आप जब सामान अपना एक्सपोर्ट के लिए भेजते हैं, बाहर जा रहा होता है, तो कस्टम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे। दूसरा, यदि बायर ने आपको पैसे भेजा है तो बैंक इस पैसे को आपके खाते में क्रेडिट करने के लिए भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की मांग करते हैं। यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यदि आप आयात कर रहे हैं, तो जब भी आपका गुड्स आपके देश में, जब भी आपका गुड्स जो है कस्टम्स के पास आएगा इंडिया में, तो वो आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का डिमांड करते हैं। साथ ही यदि आपको आयात के लिए पैसा भेजना है, इंपोर्ट का पैसा भेजना है सेंडर को, मैन्युफैक्चरर को, तो ऐसे केस में भी बैंक आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयात निर्यात कोड काफ़ी ज़रूरी है यदि आप अपना आयात निर्यात का बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, और इसे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए आईईसी कोड लेने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए। बिना करंट अकाउंट के आईईसी नहीं मिलेगा। देन आपका अपना पैन होना चाहिए। यदि आपकी कोई कंपनी है, फर्म है, तो कंपनी या फर्म के नाम पर पैन और जीएसटीआईएन होना चाहिए। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपका अपना पैन और जीएसटीआईएन काम कर जाएगा। इसके साथ यदि आपने अपने नाम पर व्यक्तिगत रूप से आप बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आप अपने नाम पर जो करेंट अकाउंट है उसका एक कैंसल चेक इसमें ज़रूरी होगा, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। यदि कोई फर्म है, आपका कोई कंपनी है, तो कंपनी और फर्म का नाम उस कैंसल चेक पर होना चाहिए। आपके अपने नाम का आधार कार्ड होना चाहिए, और यदि ये कंपनी है या फर्म है तो उसके जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सभी डायरेक्टर्स का आधार कार्ड, सभी डायरेक्टर्स का एड्रेस प्रूफ चाहिए। देन आपका जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं उस जगह का सेल डीड चाहिए, या लीज पर लिया है तो लीज डीड चाहिए। यदि आपका पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए। यदि आपने कोई एमओयू किया है तो एमओयू चाहिए। यदि आप रेंट पर हैं तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। देन आपके पास बिजली का बिल आता होगा, तो करंट बिजली बिल पिछले 3 महीने का, पुराना नहीं होना चाहिए। आपके पास लैंडलाइन जो फ़ोन है, उस लैंडलाइन फ़ोन का बिल भी जो है वो भी आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और ये देखना है कि जो आप सेल डीड या लीज डीड अपलोड करना चाह रहे हैं, यदि वो आपके पिताजी के नाम पर हैं या आपके किसी रिलेटिव का है, तो उनसे आपको एक एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन लेना होगा, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि it is certified that there is no objection of doing your business at this address or at this rented house. Okay,
और देखिए, यदि आप कभी सोसाइटी में रह रहे हैं, बड़े शहरों में जैसे सोसाइटियाँ होती है, सोसाइटी के अंदर आपका रेसिडेंस है और आप रेसिडेंस से ही अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में सोसाइटी के द्वारा एक एनओसी लेना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखें कि हर एक जो दस्तावेज है आपका, जो डॉक्यूमेंट है, वो पीडीएफ में होना चाहिए और 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार इकट्ठा कर लें, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप आईईसी अप्लाई करेंगे। आईईसी के लिए आपको किसी डीजीएफटी के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है फिजिकल रूप से। आप अपने गूगल के ज़रिए आप उसमें मेंशन करें डीजीएफटी या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और जैसे ही आप ये मेंशन करेंगे आपको गूगल बता देगा डीजीएफटी या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड लिखा हुआ आएगा। उसे आप क्लिक करें और वो आपको डीजीएफटी के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। डीजीएफटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ अप्लाई फॉर आईईसी मिलेगा या लास्ट में आपको लॉगिन मिलेगा, उसे आप क्लिक कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस टाइप का पेज मिलेगा जहाँ क्या रहेगा, लॉगिन या रजिस्टर। तो दोस्तों, यदि आपका पहले से यूजर आईडी पासवर्ड है तो सीधे लॉगिन कर लें, यदि नहीं है तो आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे। जब रजिस्टर क्लिक करेंगे तो पूछेगा रजिस्टर यूजर एज, तो रजिस्टर यूजर एज आपको सेलेक्ट करना होगा। ये बहुत सारा रहता है, इसमें इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, आईएमसी, एनसी, ईएफसी, आईएमडब्ल्यूजी, टेक्निकल अथॉरिटीज, फॉरेन इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, मेनी थिंग्स उसमें रहेंगे, जिसमें आपको इंपोर्टर्स पब्लिक एक्सपोर्टर वाला सेलेक्ट करना है। आपको अपना नाम भरना है या फर्म का नाम भर सकते हैं, या कंपनी है पब्लिक लिमिटेड वो भर सकते हैं, ठीक है। और यदि व्यक्तिगत है, सोल प्रोप्राइटर है, तो अपना नाम और लास्ट नेम भर लीजिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करना है, पिन कोड भरना है। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है ये सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा। सिटी का नाम डालिए, कैप्चा डालिए और इस चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए जो लिखा है बाय रजिस्टरिंग यू आर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। एक बार आपने इस कैप्चा का इस चेकबॉक्स को क्लिक किया और रजिस्टर जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप रजिस्टर बटन क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने यहाँ फीड किया है एक OTP आएगा। OTP को आप एंटर करेंगे, सो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके उस ईमेल आईडी पर चला जाएगा जो आपने यहाँ एंटर किया, अपना ईमेल आईडी। आप ईमेल अपना चेक करें, ईमेल इनबॉक्स में नो रिप्लाई से डीजीएफटी के जरिए नो रिप्लाई सेंडर के रूप में होगा और डीजीएफटी की तरफ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का ईमेल आया होगा। आप फिर से डीजीएफटी के वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन को क्लिक करें और आप जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिला है उसको वहां डालें। जैसे ही आप वहां वो यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आपको अपना एक न्यू पासवर्ड चुन लेना है जो आप याद रख सकते हैं, जो आपके लिए आसान हो, और उस पासवर्ड को फिर से कंफर्म पासवर्ड करना है। और ये जो है आपका नया यूजर आईडी और पासवर्ड जो है, जो नया पासवर्ड है वो आपको चेंज हो जाएगा। अब ये नए पासवर्ड से और यूजर आईडी जो डीजीएफटी ने आपको दिया है, इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जब लॉगिन आप करेंगे इस यूजर आईडी और पासवर्ड से, तो आपको इस प्रकार का पेज आएगा। सबसे पहले आपको अपना लॉगिन यूजर ईमेल आईडी लिखना है और नया वाला पासवर्ड लिखना है और ये कैप्चा एंटर करना है, फिर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस टाइप का आ जाएगा आपको स्क्रीन, या अप्लाई आईईसी में जाना है। अब आप जब अप्लाई आईईसी करते हैं तो आपको क्या क्या आता है, आपको डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनर्स के भरने का ऑप्शन होता है। इसमें आपको फर्म की प्रकृति, नेचर ऑफ फर्म पूछा जाएगा, आपको सेलेक्ट करना है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से बिजनेस करना चाहते हैं अपना आयात निर्यात का, और आपकी कोई कंपनी नहीं है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आप इसमें प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं।
यदि आपका पार्टनरशिप का फर्म है तो पार्टनरशिप कर लीजिए, फर्म है तो फर्म कर लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपका किस प्रकार का बिजनेस है। देन आपको पूरा नाम और पैन नंबर लिखना है। पैन कार्ड पर जो नाम है और नंबर है वो मेंशन करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि ये फर्म है तो फर्म के नाम का पैन नंबर होना चाहिए। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपके नाम का पैन नंबर चलेगा। पैन नंबर का डिटेल्स बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि ये पैन नंबर ही अंत में आईईसी नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो जाता है। सो पैन नंबर आपको बिल्कुल सही सही भरना है। जब आप पैन नंबर, पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ फीड कर लेंगे तो डीजीएफटी का वेबसाइट जो है वो इनकम टैक्स के डिटेल से, इनकम टैक्स की सर्वर से आपका पैन का डिटेल्स मैच करता है। और एक बार ये सक्सेसफुली जब मैच हो जाता है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि पैन इज वैलिडेटेड सक्सेसफुली। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में जाना है, जहां आपको जो है GSTIN का पूरा डिटेल भरना है। GSTIN नंबर क्या है, नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सब चीज़ें आपको फीड करनी है और GSTIN आपको अपलोड कर देना है। यदि कोई फर्म या कंपनी है तो फर्म या कंपनी का GSTIN अपलोड करना है। देन एड्रेस प्रूफ के लिए आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी है तो डायरेक्टर्स के एड्रेस प्रूफ, डायरेक्टर्स का आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, MOU या पार्टनरशिप डीड, इसमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। और इनके साथ यदि ये लीज डीड, ये जो है आपका जो ऑफिस है वो उस जगह पर है जो आपके माता पिता या किसी रिलेटिव के नाम पर है, तो उनका एक NOC भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत है अपने आधार के साथ। यदि फर्म है या कोई कंपनी है तो सभी डायरेक्टर्स का एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ आपको अपलोड करने की ज़रूरत है। एड्रेस प्रूफ में आप चाहें तो रजिस्टर्ड जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो अपलोड कर सकते हैं PDF, या लैंडलाइन जो फ़ोन है उसका बिल भी आप अपलोड कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में। और इसको सेव और नेक्स्ट करते जाएं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर आपको बैंक के डिटेल्स भरने के ऑप्शन आते हैं। सो बैंक डिटेल्स भरने के समय आप ध्यान रखें कि सबसे पहले ये जो आप एक बार GSTIN भर देते हैं तो फिर आपसे पूछा जाता है अदर डिटेल्स में कि आप किस चीज़ के लिए IEC ले रहे हैं, इंपोर्ट के लिए ले रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए ले रहे हैं या दोनों के लिए ले रहे हैं। तो इट इज़ अप टू यू। अगर आप दोनों के लिए ले रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को टिक कर लीजिए, और यदि किसी एक के लिए ले रहे हैं तो किसी एक को क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। देन आगे आएगा व्यवसाय का क्या है, किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। यानी आप मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप स्पोर्ट्स गुड्स भेजना चाहते हैं, तो ये सारा आपको सेलेक्ट करना है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने इसमें कोई ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यदि आपने स्पोर्ट्स गुड्स सेलेक्ट कर लिया और कल को आप फूड आइटम भेज रहे हैं तो इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देन अभी जो है हम लोग डिक्लेरेशन वाले पेज पर आएंगे। ये सारा चीज़ करने के बाद उसमें एक डिक्लेरेशन आता है। इसके बाद आपको जो है अदर डिटेल्स भरने के बाद आपको बैंक डिटेल्स भी भरना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स में क्या क्या आएगा, आपका करंट अकाउंट का नंबर, करंट अकाउंट का नाम, करंट अकाउंट किसके नाम पर है, खाता धारक का नाम, देन बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड, ये सब आपको फीड करना होगा। और एक कैंसिल चेक भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। कैंसिल चेक पर ध्यान रखना है कि आपका नाम जरूर प्रिंट होना चाहिए, और यदि फर्म के नाम पर आप IEC ले रहे हैं तो फर्म का नाम होना चाहिए। देन आपको अदर डिटेल्स में आपको फीड कर देना है कि आप आयात के लिए ले रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए ले रहे हैं, इंपोर्ट के लिए ले रहे हैं या दोनों के लिए ले रहे हैं। इसके बाद आप अपने बिजनेस का प्रकार लिख दें। ध्यान रखें बिजनेस के प्रकार से कोई खास मतलब नहीं है। यदि आपने बिजनेस का प्रकार
कोई एक प्रकार का बिजनेस आइडेंटिफाई कर दिया है तो दूसरा बिजनेस के लिए भी कोई इसमें रोक टोक नहीं रहता है। यदि आपका बिजनेस उस लिस्ट से मैच नहीं करता है तो उसमें एक अदर्स का भी ऑप्शन होता है, आप अदर्स क्लिक करते हैं। देन आपको एक डिक्लेरेशन पोर्शन आता है। इसके बाद डिक्लेरेशन में बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होंगे, ये सब जनरल नेचर के हैं। इसमें आप डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप चेक बॉक्स को क्लिक कर दें कि जो भी मतलब डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन से हम एग्री करते हैं। इसके बाद ये डिक्लेरेशन एग्री जब कर जाएंगे तो आपने जितना भी फॉर्म अभी तक फिल किया है उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। आप पूरा एप्लीकेशन पढ़ लें और देख लें कि यदि उसमें कोई विवरण गलत है तो आप एडिट कर सही कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है एक चेक बॉक्स क्लिक कर दें कि ऑल इन्फॉर्मेशंस आर करेक्ट और देन आप सबमिट क्लिक करें। तो जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो आपको ई साइन या आधार OTP का ऑप्शन आएगा। आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो आप ई साइन चुन लें, अदरवाइज आधार OTP साइन आप सेलेक्ट कर लें। आधार OTP साइन जब आप सेलेक्ट करेंगे, आधार OTP साइन सेलेक्ट करना इसलिए आसान है कि आधार सबके पास होता है और जब आधार OTP आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको आधार नंबर अपना मेंशन करना पड़ेगा और वहाँ सेंड OTP का ऑप्शन है। जैसे ही क्लिक करेंगे आधार के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ आपको OTP आ जाएगा। वो OTP आप एंटर करेंगे, आपका एप्लीकेशन वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। आपको पेमेंट कैसे करना है, आप चाहे तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या UPI से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करने के लिए आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करना होगा, उसका कोड जो है उसका कोड डालना होगा, उसका जो है आपको एक्सपायरी एंट्री डेट ये सब एंटर करना पड़ेगा एंड देन जो है आपको 500 पेमेंट कर सकते हैं। UPI से जब करने जाएंगे तो UPI एड्रेस डालिए और UPI एड्रेस डालने के बाद जो है वो एक बार वेरीफाई करता है और देन वेरीफाई होने के बाद जो है आप जो है 500 रुपया पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होता है आपका IC जनरेट हो जाता है, आप उसे प्रिंट कर लें। तो दोस्तों आप अपना सुझाव ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसको शेयर करें। यदि इसमें कोई आपको दिक्कत है या कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसका जवाब आपको मैं दूंगा। और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।